सबसे पहले ये बात कि इतनी गर्मी है और इतना शोर शराबा है, इतनी एनालिसिस और री एनालिसिस आ रही है कि इस वक्त आप थोड़ी देर के लिए अगर सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं तो आपको हाइपर टेंशन होना लाजमी है, ख़ास तौर पे अगर आप इमोशनली इन्वेस्टेड हैं इन चीज़ के अंदर। आई हैव बीन वाचिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, इसके अलावा जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हर एक का अपना एक तज्ज़िया और अपना एक अंदाज़ इन चीज़ों को देखने का। लेकिन बहरहाल जितनी ख़बरें मज़ीद सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जो सोशल फैब्रिक में मुख्तलिफ तनाव है, डिफ़ॉल्ट्स हैं, वो सब चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं। देखिए, बार बार ये बात कहा जाता था कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस इन पाकिस्तान आर राइफ, यानी इस वक्त हम सबसे ज़्यादा एक गैर मुस्तहकम जगह थे जहाँ हम इक़्तिसादी तौर पे वीक थे, सियासी तौर पे वीक थे, सियासी जो आपस में डिफरेंसेस हैं उनका कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। एक अलायंस मौजूद है गवर्नमेंट के अंदर जो अपने आप में एक कमज़ोर हुकूमत समझी जा रही थी। इन सब यानी सो कॉल्ड वीकनेसेस को पूरा करते हुए पाकिस्तान फिर भी इस पूरे सिनेरियो में आपको एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी के साथ सामने आया है। और ये बात इस बात को दोबारा वाज़े करती है कि जब सवाल पाकिस्तान की सालमियत का हो तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ फैक्शंस, धड़े, सेक्शंस सब मिलकर एक हो जाते हैं। लेकिन आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ अ पॉइंट ऑफ जिसको कहना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर इंडिया कि वो किस किस्म का माशरा तरतीब दे रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमने देखा कि इंडियन ट्राई फोर्सेस की तरफ से शुरू में पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग देने के लिए सामने आई सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, हु इज़ अ वेरी डेकोरेटेड मिलिट्री पर्सन फ्रॉम इंडिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कल हमारे सामने है प्रदेश के मिनिस्टर जिनका ताल्लुक बाकायदा बीजेपी के साथ है, उन्होंने एक मेजर कंट्रोवर्सी की जब उन्होंने कर्नल सोफिया को टेररिस्ट यानी दहशत गर्दों की बहन कहकर पुकारा। अब आप ये देखेंगे माइंडसेट क्या है। मैं बार बार ये बात करती हूँ और कल भी जब हम PS मॉर्गन वाले शो को डिस्कस कर रहे थे कि जो दुनिया ने अपना वो लेंस तोड़ दिया है, दुनिया बार बार ये बात करती है कि दहशत गर्दी का कोई मज़हब नहीं होता, रेडिकलाइजेशन, इंतहा पसंदी कहीं पर भी हो सकती है और इसके हमें वाज़ेह सबूत मिले। क्राइस्ट चर्च का वाक़या अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, वहाँ पर मुस्लिम्स वर अ विक्टिम, इनोसेंट सिटीजन्स एवरीवेयर आर अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म और इसको कंडेम पाकिस्तान हमेशा से करता आया है। हम तो एट अ रिसीविंग एंड रहे। हमने 20 साल ये जंग लड़ी है जहां हम देखते हैं कि हमारे मदारिस, हमारी मसाजिद, हमारे स्कूल्स कुछ भी महफूज नहीं थे, लेकिन इस किस्म की नफरत अंगेज़ी पाकिस्तान में नहीं की गई और ख़ास तौर पे स्टेट स्पॉन्सर्ड। यहाँ पे एक सिटिंग मिनिस्टर अपने ही ब्रीफिंग देने वाले सर्विंग ऑफिसर को दहशत गर्दों की बहन गर्दानते हैं एंड देयर इज़ नो रिस्पॉन्स टू दैट। इसके अलावा दहशत गर्दी के वाक़े यानी पहलगाम वाक़े में हलाक होने वाले एक शख्स की अगर बेवा, शुरू में तो उसके साथ पूरी कौम ने उसका साथ दिया क्योंकि नई नई शादी हुई थी, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेजेडीज दैट कैन हैपन टू अ पर्सन। लेकिन जब उन्होंने भी अमन व अमान की बात की कि भाई डू नॉट टारगेट मुस्लिम्स, डू नॉट टारगेट द इनोसेंट कश्मीरीज, तो सारे उनको भी ट्रोल करने के लिए पहुँच गए। सो द क्वेश्चन इज़ इंडिया बिकमिंग अ ट्रोल? यहाँ पे हर लॉजिक और रिफ्लेक्शन और एक जिसको कहना चाहिए अमन पसंदी के ख्यालात, दे सीम टू बी सस्पेंडेड और सिर्फ जो नज़र आता है वो जिंगोइज़म नज़र आता है, जंगी जुनून नज़र आता है और इसमें उन्होंने हर हद पार कर दिए। एक नया एविडेंस जो अभी हमारे सामने आता है जिसको फ्रेंच मीडिया ने क्लेम किया है कि पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद रिलीज़ की जाने वाली फ़ोटोग्राफ्स एक्चुअली AI जनरेटेड या AI ऑल्टर्ड हैं और इसके शवाहिद पहले भी मिल रहे थे। पहलगाम वाक़े में नज़र आने वाले जो विक्टिम्स हैं, जो मीडिया को तस्वीरें दिखाई गई, उसमें आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त ये फ्रेंच रिपोर्टर पॉइंट आउट करें कि प्रोपोर्शंस का फ़र्क था, यानी इंसान के जो इंसानी अज़ा हैं जब हम देखते हैं कि वो AI जनरेटेड होते हैं तो AI इज़ नॉट परफेक्ट। आपके हाथ वो बना नहीं पाता, आपकी कान और नाक में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा उन्होंने पॉइंट आउट किया कि पीछे खड़े हुए जो लोग नज़र इस वक्त आपको आ रहे हैं उनका भी प्रोपोर्शन इस सीनरी के मुताबिक या तो वो बहुत बोने हैं या वो बहुत लंबे हैं, तो प्रोपोर्शंस आर जस्ट नॉट मैचिंग। इसके अलावा यानी किसी बड़े अनाड़ी से इन्होंने ये बनवाए थे, कोने में वो जो AI मेटा का लोगो होता है वो तक मौजूद है। सो सवाल ये पैदा होता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि शुड देयर बी इन्वेस्टिगेटिव वर्क डन, कि क्या ये तस्वीर हकीकत पे मबनी हैं भी या नहीं, या ये डॉक्टर्ड इमेजेस हैं जिसको दिखाकर भारत ने एक मसनूई जंग पाकिस्तान पे लादने की कोशिश की और मुँह की खाई। आगे बढ़ते इस वक्त के जो हालात हैं जो उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। खाकान हसन मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। थोड़ी देर में हमें सैयद मोहम्मद अली भी ज्वाइन करेंगे जो कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया खाकान साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। A lot of people have been talking about the जिसको कहते हैं हमारी जो अस्करी जीत है, हमारी जो सफारती जीत है। मुझे ये बताइए कि ये 3-4 दिन की जो चपकलिश रही, और शुरू में लोगों ने कहा कि देखिए जी जैसे ही पाकिस्तान पे अटैक हुआ तो वी सॉ दैट आर स्टॉक एक्सचेंज ड्रॉप बाय 8,000 पॉइंट्स। इंडिया में ये कदरे स्टेबल रहा, 200 पॉइंट से गिरी थी। अब क्या सूरत हाल है? दोनों मुल्क जो कोई भी इकोनॉमिक मिसएडवेंचर अफोर्ड नहीं कर सकते, और जिस पर बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान इज़ एट अ वीकर एंड अ मोर वल्नरेबल स्पेस, what is happening and how has these dynamics, ये जो मिसएडवेंचर इंडिया का था उसके बाद इस खित्ते की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे तब्दील हुई है? I think Pakistan has come out of this in a way where I think the world has started to look at Pakistan as a mature nation, as a responsible nation, एक नेशन जिसने रिस्ट्रेंट भी दिखाया। येट जब हमने रिटालिएट किया तो उसमें आपने देखा कि जो इवन कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसमें वी केम आउट सेकंड टू नन, और एयर वॉरफेयर में तो ऑफ कोर्स वी केम आउट बेटर देन एनीवन इन द रीजन। अब आई थिंक मैं हमेशा एक वर्ड यूज़ किया करता था कि पाकिस्तान को एक टाइम एंड स्पेस मिल गई थी जब हमने IMF के साथ इंगेज किया, एक स्टेबिलिटी आ गई थी, जिसका मतलब था कि इन्फ्लेशन कम हुई, कुछ बैरूनी खसारा संभल गया, रिजर्व्स का बिल्डअप हो गया, लोगों के लिए कीमतों का बढ़ना उस तरह नहीं था, प्लस रुपया स्टेबल हो गया। इस कॉन्फ्लिक्ट में हमें, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, ग्लोबल स्पेस दे दी है। ग्लोबल स्पेस ये दे दी है कि अब आप जिस किस्म की इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक गुफ्तगू कर सकते हैं शायद आप पहले नहीं कर सकते थे, बिकॉज यू वर ऑलवेज थॉट ऑफ टू बी अ नेशन जो ईस्ट और वेस्ट दोनों एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया में है, और वो नेबरली रिलेशनशिप्स को संभालना शायद लोग समझते थे कि हम उस वकार से नहीं कर सकते जिस तरह हमने किया है। आई थिंक मैं तो अब समझता हूँ कि विद द प्रोग्राम गोइंग ऑन विद द IMF, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी मैक्रो स्टेबिलिटी है, एंड जो हम कॉन्फ्लिक्ट से एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन बाहर निकले हैं, जो ग्लोबल स्पेस आज पाकिस्तान के पास है उसका एक चलें, ये तो हम एज पाकिस्तानी स्कॉलर्स कह रहे हैं ना। आप देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आपको क्या कहा, उन्होंने कहा यार ले डाउन योर आर्म्स, आई विल डू ट्रेड विद यू। सो दैट मीन्स कि सिर्फ अमेरिका में जो गुंजाइश है ना पाकिस्तान की, एंड आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस, हम $5.5 अरब की चीज़ें वहाँ पे भेजते हैं, $4 अरब की उसमें टेक्सटाइल है। अगर पूरा पाकिस्तान का टेक्सटाइल जो खाकान साहब, दो छोटे छोटे सवालात। सबसे पहले हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान की इस जंग ने, क्योंकि पूरी दुनिया पे हेडलाइन पे ये छाए हुए थे, हमने एक और बड़ी खबर पे बात नहीं की, तबसरा नहीं किया कि 90 दिन तक अमेरिका और चीन ने जो एक दूसरे पे आपसी टैरिफ्स लगाए थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। व्हाट डज दैट मीन फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी? So, you know, the world economy had gone into a lot of uncertainty. The real word was everything was uncertain. For the investor in the stock market in New York or in Australia or in Japan or in Pakistan, कि यार होगा क्या। और जो सेकंड उसका इम्पैक्ट आ रहा था वो ये आ रहा था कि चीज़ों की कीमतें जो है वो बढ़ना शुरू हो गई थी, वर्ल्ड ट्रेड जो है वो कम हो गई थी, और जो ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट था वो इन डिस्ट्रेस आ गया था। सो वहाँ से आपने पहले यूके का रिवर्सल देखा, और फिर ये बिकॉज अगेन द US अथॉरिटीज टुडे आर वेरी ट्रांजैक्शनल इन नेचर, आपने फौरी तौर पे देखा कि उन्होंने अपने टैरिफ्स को कम किया, और एक बहुत ही अच्छी बेटर देन एक्सपेक्टेड स्विट्जरलैंड में जो निगोशिएशन है वो हुई। मैं आज भी समझता हूँ कि अगले 90 दिन, अगले 3-4 महीने में बहुत सी जो जगह हैं, साउथ कोरिया का सामने आएगा, वियतनाम का सामने आएगा, इंडिया के साथ उनकी बातचीत हो रही है, आई मीन वन शुड से दैट ही इज इन सऊदी अरेबिया, वहाँ पे बातचीत हो रही है। तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड का मोमेंटम टूटा है ये तब्दील होगा, पर इसमें एक तब्दीली ज़रूर आएगी जो फंडामेंटल है कि US 2 चीज़ें करेगा। एक तो वो गुड्स अपने यहाँ बनाने के लिए कोशिश करेगा सो दैट जॉब्स क्रिएट हों, दूसरा एक टैरिफ 10% जो है अक्रॉस द बोर्ड दुनिया पे लग जाएगा जो US इंपोर्ट्स हैं, सो दैट उनका। अच्छा खाकान साहब, मैं आपको लेके आना चाहूँगी अगेन एट अ क्लोजर डिबेट। जून में भी आर एक्सपेक्टिंग अ बजट, पॉलिसी लेवल बजट टॉक्स अभी भी हो रही हैं, और IMF के साथ ख़ास तौर पे इसको शुरू किया जाएगा मंडे के रोज़। मुझे ये बताइए कि इस वक्त IMF के मुताबिक जो GDP ग्रोथ प्रोजेक्ट की जा रही है वो तकरीबन 3.6% है, और इन्फ्लेशन पाकिस्तान की 7.7%
5% पे रहेगी। फिस्कल डेफिसिट को अगर टारगेट किया जाए तो उन्होंने कहा कि 5.1% ऑफ द GDP। आने वाले फिस्कल ईयर को आप पाकिस्तान के लिए कैसा देखते हैं? आई थिंक अगर इस वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशनल बजट देना चाहे अथॉरिटीज़ तो वो दे सकती हैं। स्पेस फिजिकल भी है, ग्लोबल भी है, दुनिया भी आपके साथ चलने को तैयार है, लोन्स भी मिल रहे हैं। सो आप बाहर से लोन्स जो सस्ते हैं वो लेकर जो लोकल प्रेशर है उसको तोड़ें, पहले तो ये करें। फिर जो एक्सपेंडिचर है उसको काटें हर जगह पर, और जो टैक्सेस आप पे, आपकी सैलरी पे, नॉन सैलरी पे, मैन्युफैक्चरिंग पे हैं, उनको बतदरीज कम करें, टैक्स की निज़ाम को आसान करें। आपके पास बहुत स्पेस है काम करने की, उससे एक फिजिकल स्पेस भी बनेगी, खसारा भी कम होगा, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको पनपने की जगह मिलेगी। 26 फिस्कल ईयर कुड बी अ बेटर ईयर। थोड़ी सी प्रोजेक्शन आपके ख्याल में इस मिस एडवेंचर के बाद, व्हाट अबाउट इंडिया? इज इट एब्सोल्युटली इकोनॉमिकली अनअफेक्टेड, या जो तखमीना लगाया जा रहा है द ब्लो बैक दैट दे गॉट ऑन देयर S-400, अगेन अ हेवी इन्वेस्टमेंट ऑन देयर डिफेंस सिस्टम, राफेल तैयारे जिसका हवाला देते हुए मोदी सरकार ने अपनी कैंपेन की थी राइट आफ्टर बालाकोट, राइट आफ्टर पुलवामा। ये जो सेटबैक्स हुए हैं, आपके ख्याल में इकोनॉमिकली इसका क्या इम्पैक्ट है इंडिया पे? तो एक तो उनको अपना हेजेमोनिक एटीट्यूड जो है उसको बदलना पड़ेगा। आई थिंक ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा देखें, जो बिजनेस है वो साख पे होता है, जो कारोबार है वो साख पे होता है। आप ये तो समझ रहे हैं ना कि एक इतने बड़े रीजन में एक प्लेयर की, जिसकी 1 अरब की आबादी है, जिसकी इतनी बड़ी FX रिजर्व्स हैं, साख जो है वो अफेक्ट हुई है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, मतलब प्री सपोज करके एक इंसिडेंट को किसी मुल्क पे डाल के आगे बढ़ना इज नॉट समथिंग गुड। सो उनको दे हैव गॉन बैक मेनी years in the credibility that they had built. I think that is the biggest damage in terms of the overall जो इकोनॉमिक जिसे कहेंगे साख का डैमेज उन्होंने लिया है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने UN चीफ से भी गुफ्तगू की है, चाइना और पाकिस्तान के भी आपसी रवाबित और हो रहे हैं, टेलीफोनिक राब्ते हो रहे हैं, और इंडिया के साथ टेंशन को डिस्कस किया जा रहा है। देयर इज़ डेफिनेटली एन इफेक्टिव सीज़ फायर, बट इंडिया की तरफ से जो इन्फ्लेमेटरी बयानात है वो जारी है। अच्छा जी, बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की, और ख़ास तौर पे इस मिस एडवेंचर ऑफ इंडिया के बाद जिस तरह सीज़ फायर को संभालते हुए उन्होंने कुछ बयानात दिए हैं। अगेन दीज पॉइंट टू अ पॉलिसी मैटर, बिकॉज इसके ऊपर बड़ी परेशानी लाहक थी। इसका जब एनालिसिस हो रहा था तो वो बार बार उसको रीप्ले करके देखने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ क्या गया है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट। ख़ास तौर पे खाकान साहब यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी आफ्टर द सीज़ फायर स्टेटमेंट में, पब्लिक एड्रेस में 2 चीज़ें कहीं विच वीड लाइक टू टेक योर ओपिनियन अबाउट, कि आपकी क्या एनालिसिस कहती है। उन्होंने कहा जी टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। दूसरा उन्होंने कहा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। क्या मतलब लेते हैं आप इनसे, एंड इज़ दिस रियली एन इफेक्टिव टाइम ऑफ पीस? पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर दावत दी है भारत को कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग्स की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह भी इस मूड में है। तो एक तो देखें, पॉलिटी की जो स्टेटमेंट्स हैं फॉर द पब्लिक जो होती हैं वो ऑब्वियसली टू कीप द पॉलिटी अलाइव एंड हैंडल द इलेक्शंस, तो एक तो उसको उस ज़मन में देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 3-4 लेवल्स पर और एक एंगेजमेंट चल रही होती है। ऑन दी मिलिट्री लेवल आर DGMOs हर हफ्ते वो बात करते हैं, एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश्ड है। इस दफ़ा जो गुफ्तगू हुई उसमें क्लियरली ये हुआ कि ना सिर्फ बैक ऑफ करेंगे बट एग्रेशन को रोकेंगे। सो आई मीन आई लाइक टू थिंक पॉजिटिवली ऑन दैट। तीसरी बात जो है, एक तो बात अब यहाँ हो गई है ना कि इवन अगर US अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि आप कश्मीर का जो देरीना मसला है उस पर आगे तो बढ़ें, और उस पर मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़ा क्लियर है कि UN की करारदादें हैं, दोनों साइड्स को बैठ के बात करना पड़ेगा, चाहे वो बायलैटरली करें या किसी थर्ड कंट्री में बैठ के करें, मिडल ईस्ट में करें, बात करनी पड़ेगी। जहाँ तक IWT का ताल्लुक है, जिसको आप वाटर कहती हैं, यानी कि ब्लड की बात तो हमने कर ली, तो अगर वाटर देखिए वहाँ पे तो वो कंप्लीटली रॉन्ग है, इसलिए कि उस ट्रीटी को ख़त्म तो कर सकता है कोई, पर हेल्ड इन अबेयंस की तो गुंजाइश ही नहीं है। और इसमें जो उसका राइटर है, गारंटर है वर्ल्ड बैंक, उसके अपने जो प्रेसिडेंट का बयान है वो बड़ा क्लियर है इस पे कि आप उसको साइड पे तो ख़त्म कर सकते हैं बट साइड पे रख नहीं सकते हैं। सो उस ट्रीटी में गुंजाइश ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा समझ के चलें, लो रिपेरियन कंट्रीज जहां पे पानी फ्लो करता है, दुनिया भर की एक जिसे कहते हैं नॉर्म एस्टैब्लिश्ड है, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है
कि आप उनका पानी रोक नहीं सकते, इस तरह फिर चाइना जो है वो इंडिया का पानी रोकना शुरू कर दे। नहीं रोकना चाहिए। लेकिन कल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि चाइना ने जो बॉर्डर उनका इंडिया के साथ लगता है उसके कई जगहों के, कई इलाकों के, आई थिंक एपी कहलाता है, आंध्र प्रदेश कहलाता है ये इलाका, वहाँ के बहुत सारे जगहों के नाम तब्दील कर दिए हैं एंड इंडियन मीडिया वाज फ्लैशिंग दैट। तो ये दिस इज़ ऑल्सो बिट ऑफ मसल पॉस्चरिंग, सॉफ्ट पावर। इंडिया को हर तरफ से छोटे छोटे धचके लग रहे हैं। लेकिन आई वांट टू चेंज द मोमेंटम अ लिटिल बिट। खाकान साहब मुझे बताइए कि यकीनन पाकिस्तान और इंडिया के मामले में जहाँ पे दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, लैडर ऑफ एस्केलेशन इस तरह कोई प्री डिसाइडेड नहीं है और एस्केलेशन बढ़ती जा रही थी। अमेरिकन मीडिएशन का जो रोल है और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, वो इट वाज वेलकम्ड बाय द वर्ल्ड। इंडिया ने उसको पुश बैक किया लेकिन आमतौर पे दुनिया ने उस पर एक अच्छा तासुर रखा है। एक और ख्वाहिश जिसका इजहार प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया, उन्होंने कहा कि सीरिया को कहा है कि वो इज़राइल के साथ अपने रवाबित को मुस्तहकम करे, उसको आगे बढ़ाए, इस्टेब्लिश करे। इस तरह की ख्वाहिशों को आप प्रेसिडेंट ट्रंप की कैसे देखते हैं? लास्ट 5 स्कर्मिशेस जो पाकिस्तान और इंडिया की हुई हैं, पांचों की पांचों जो हैं यूएस अथॉरिटीज़ की इंटरवेंशन से एंड हुई हैं। सो एम्पिरिकल एविडेंस तो सिद्रा साहिबा बड़ा क्लियर था कि ऐसा होता है। इस दफ़ा में एक चीज़ फ़र्क हुई है ज़रूर, और वो ये हुआ है कि जिस तरह पाकिस्तान ने नमाज फजर के बाद रिटेलिएट किया, तो यूएस ने ये रियलाइज़ किया कि दिस इज़ एस्केलेटिंग टू एन अदर लेवल, और इंटेलिजेंस जो उनको बता रही थी, एंड एट दैट टाइम आई थिंक द इंटरवेंशन केम इन। और इंटरवेंशन बड़ी अच्छी थी इन द सेंस कि ना सीज फायर हुआ सिर्फ, बल्कि रवाबित दोनों ममालिक के अमेरिका से बेहतर होने की शुनीद जो है वो आपको प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी। सो इसको तो मैं लेकिन खाकान, मैं यहाँ पे ये भी नोट करना चाहूँगी कि डॉक्टर मुईद की मैं कुछ ट्वीट्स देख रही थी एंड ही सेड कि व्हेन आर टू रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर्स की जब हम बात कर रहे हैं, उनका खित्ते की तरफ, दुनिया की तरफ एक उनकी जिम्मेदारी बनती है। हाउ लॉन्ग विल वी कंटिन्यू रिलाइंग ऑन अ थर्ड पार्टी? कुछ लोगों ने इस बात को भी नोटिफाई किया कि 2019 में अगर हम देखते हैं कि इंडिया की जो जंगी जुनून था वो उसको बालाकोट लेके गया, इस वक्त जो जंग की आग थी वो हमारे बड़े शहरों तक, हमारी मेजर एसेट्स, मिलिट्री एसेट्स तक पहुंची। देयर इज़ नो लैडर ऑफ एस्केलेशन प्री डिसाइडेड कि किस तरह चीज़ों को, मामलात को आगे बढ़ना पड़ता है। और थर्ड पार्टी अगर थोड़ी सी भी रेजिस्टेंस दिखाती है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट वैंस का बयान आया था कि वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर द टू कंट्रीज़, यानी 48 घंटों में ये स्टांस बदला, लेकिन उस 48 घंटों में काफ़ी नुकसान दोनों ममालिक ने बर्दाश्त किया। अब मुझे आप ये बताइए कि विल वी ऑलवेज, जैसे आपने खुद कहा कि देयर इज़ एम्पेरिकल एविडेंस कि एवरी टाइम इट हैज़ टू बी एन इंटरवेंशन, आर टू कंट्रीज़ फॉर देयर कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यू टू रिलाई ऑन थर्ड पार्टी? और दूसरा ये कि इंडिया की जो रेजिस्टेंस है टूवर्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग, ये दुनिया देख रही है, तो फिर क्या तासुर बन रहा है एंड हाउ आर थिंग्स शेपिंग अप? I started the interview with you saying that पाकिस्तान के लोग समझते थे कि शायद इतनी मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल और रिस्ट्रेंट वाली नेशन नहीं है। एक तो हमने दुनिया को ये दिखाया है ना कि हम हैं, बारिंग आर पॉलिटी, बारिंग आर कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन, जो जिसका आपने शुरू में जिक्र किया, हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन बन के उभर आए हैं। India is an older democracy. India has been, trying to be a global powerhouse. तो इंडिया को तो हमसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये दोनों बातें अपनी जगह। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है। यूएन बॉडीज़ हों, अमेरिका हो, चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो, मैं रीजनली गुफ्तगू कर रहा हूँ जिनका इन्फ्लुएंस रहा है, ये जो मैंने नाम लिए, इनकी जो जिसे कहेंगे मीडिएशन पावर, या जिसे आप कहेंगे सॉफ्ट पावर टू नज पीपल, आई डोंट थिंक ये ख़त्म होगी, क्योंकि दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज शेपिंग। और अलायंसेस तो होते ही है ना, जैसे हमारा बहुत बड़ा ट्रेड अलायंस है यूएस के साथ, हमारा डायस्पोरा वहाँ पे है, पर चाइना के साथ हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलायंस है, एक हमारी भाई बंदी है, एक हमारा जिसे कहेंगे डिफेंस का अलायंस है। सो आपके अलायंसेस दुनिया भर में हर तरह के चल रहे होते हैं, एंड यू रिलाई ऑन देम, यू डिपेंड ऑन देम। यूएन का किरदार आई थिंक बहुत बेहतर होना चाहिए, उसकी जगह आई थिंक इन ममालिक का किरदार आ गया है। आपको ये भी मालूम है कि सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने दोनों मुल्कों का दौरा किया। सो यू ओपन योर चैनल्स। यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए, ये इस बात से कोई इनकार नहीं है कि आपके एलाइज भी होंगे। व्हेन यू कम टू द टेबल ऑफ डायलॉग, यू हैव टू हैव अ सर्टेन स्ट्रेंथ एंड पावर, अदरवाइज द अदर पार्टी मे नॉट टेक यू सीरियसली। सवाल मेरा ये है कि जो दोनों ममालिक की तरफ से, पाकिस्तान ने तो इसको, इट हैज़ बिन ऑन डिस्प्ले, हमारी रियासत, हमारी मिलिट्री लीडरशिप एज वेल एज आर गवर्नमेंट, दे हैव बिन ओपन टू कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग। दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज़ नोटिसिंग। लेकिन जो भारत में मौजूद सेन, न्यूट्रल, मॉडरेट आवाज़ें हैं, जो वॉर मॉन्गरिंग या हेट मॉन्गरिंग नहीं करना चाहती,
उनके लिए तो कोई स्पेस ही नहीं है। वो हमें नज़र आ रहा है कि कोई भी शख्स उन पर कोई भी इल्ज़ाम लगा के ट्रोल कर सकता है, डेथ थ्रेट्स दे सकता है। दे हैव टू कंटिन्यूली प्रूव देयर पेट्रियाटिज्म एंड देयर नेशनलिज्म बाय बीइंग एंटी पाकिस्तान, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस। इज़ द वर्ल्ड नोटिसिंग दैट? तो सिद्रा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। Sometimes people ask me why do I make the effort to do this public advocacy on economics or diplomacy, as आज हमने बहुत comprehensive गुफ्तगू की है, and I always say कि this is the public service that saner elements, that elements जिनका एक collective wisdom सामने आना चाहिए, collective conscience सामने आना चाहिए, collective thought process सामने आना चाहिए कि they stand to make the world a better place, चाहे वो नेबर्स हो, नेबर्स के साथ तो जीना है। इंडिया में ये थॉट तो आनी ही आनी है ना कि पाकिस्तान के साथ तो जीना ही है, पानी के सेंस में भी जीना है, ब्लड के सेंस में भी जीना है। इन चीज़ों को आगे लेकर ट्रेड अगर किसी सतह पर जाकर खोलेंगे तो फ़ायदा होगा दोनों मुल्कों को। 1.25 अरब की आबादी है। सो ये एफर्ट तो अब उनको करनी पड़ेगी, उनके सीनियर एलिमेंट्स को भी उनका जो कलेक्टिव विजडम है उसको सामने आना पड़ेगा। और देखें, पॉलिटी तो एक कुछ साल के लिए, फिर एक नई पॉलिटी जन्म लेगी, एंड मे बी अ मोर, जिसे कहेंगे न्यू पॉलिटी विल कम which will be more amenable to discussions on the issues. But Hakan, I am losing hope every day. देखें, जब मोदी साहब की पहली सरकार आई थी उससे पहले भी बर्फ़ पिघली थी। The last term of Congress, when we had democracy restored in Pakistan, they tried to make that intervention. हम अमन की आशा की बात कर रहे थे, हम दोनों ममालिक की ट्रेड की बात कर रहे थे, but suddenly, and ख़ास तौर पे this is the third term that BJP and Modi साहब and with their influence of RSS is there. Many elements around the world are fearing कि what they have done to the fabric of India, what they have done to the fabric of polity in India is an irreversible mindset shift. इसको बहुत साल लगेंगे वापस normalize होने में and saner spaces को वो जगह बनाने में। आप क्या समझते हैं? तो साहब चलिए, इसको मैं दूसरी तरह देखता हूँ। वो बिगर कंट्री हैं, बिगर पावर हैं, पर इस वक्त आप जो हैं, यू हैव कम आउट टू बी अ मोर रिस्पॉन्सिबल नेशन। आपकी थोड़ी सी एज है कि आप थोड़ा सा उनको स्पेस दें। यू गिव देम दैट स्पेस। जो हम उनसे मांगते थे वो आप उनको दे दें। आप उनको कहें कि चलें, आप बताएं कैसे आगे चलना है। सो यू नो, पॉलिटिक्स में भी स्पेस देनी पड़ती है और डिप्लोमेसी में भी स्पेस देनी पड़ती है। सो यू एक्ट एज द, यू नो, मोर सेनर ब्रदर। एंड डू यू थिंक द शरीफ्स आर एट द बेस्ट एज ऑन दैट? बिकॉज जिस तरह अक्सर कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब की तो पर्सनल एक रिलेशनशिप भी है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, डू यू थिंक दे आर द राइट पीपल टू कार्व दिस फॉरवर्ड? Of course, देखिए ना, पर्सनल रिलेशनशिप्स में आई कैन ऑलवेज होल्ड योर हैंड एंड से कि यार, आई मीन दिस शुड मूव दैट वे। और इवन मैं समझता हूँ कि दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स भी जो हैं कंट्रीज की, वो ये नहीं समझती कि बीइंग अ न्यूक्लियर नेशन दे कैन एवर गो टू वॉर। इन्होंने जो कार्व आउट करने की कोशिश की है ना कि हम कन्वेंशनल वॉर कार्व आउट करें, वो turns into a missile, and then, you know, Pakistan has not even used a bigger part of what we have. So let's not even go that way. I think the biggest, मैं अपना एनालिसिस अगर दूँ खाकान, मुझे लगता है the biggest for a lack of a better word, loser or somebody who's lost the most credibility in all of this is Prime Minister Modi, because उन्होंने अपने आप को एक बंद गली में रख लिया है। वो absolute statements देते थे, the war jingoism, उन्होंने एक self inflicted अपने ऊपर एक मिजरी लेके आए हैं जिसमें उनके पुराने इंटरव्यूज़ भी सामने आ रहे हैं कि जी हमारा मुंबई अटैक्स हुआ तो what is this behavior कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ओबामा के पास चले गए, पाकिस्तान को जो ज़बान समझ आती है, यानी he was very very aggressive. How do you think he's going to bounce back? So, you know, maybe you can give him some space to bounce back and be more comforting brother or a neighbor, as I say. एक तो आप ये कर सकते हैं। फिर ये भी याद रखिए कि बैकडोर डिप्लोमेसी भी, और जिसे आप कहते हैं सेकंड चैनल्स जो हैं, वो भी हमेशा चल रहे होते हैं। पीपल टू पीपल एंगेजमेंट जो है वो इंडिया मुझे लगता है हमसे पहले तो ये स्पेस उनकी ऑपोजिशन जमातों को उनको देनी चाहिए। यानी हम तो एडवर्सरी, वी हैव जस्ट यू नो हैड अ सीज फायर, वी हैव हैड एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। वहाँ तो अपनी ऑपोजिशन उनको स्पेस नहीं दे रही, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस, and probably Prime Minister Modi will have to pay the dividend by his sinking popularity, not just in India but around the world. Thank you so much Hakan for being here with us. और मेरे ख्याल में हर चीज़ से पहले हर एंगल से सोच लेना चाहिए, जिस तरह अक्सर कहा जाता है ना, एंड आई थिंक द ओनली पीस ऑफ एडवाइस फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी वुड बी, दुश्मन को कभी कमज़ोर ना समझें। आपको लगता होगा कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है, आपको लगता होगा कि पाकिस्तान इकनॉमिकली कमज़ोर है या हमारे साथ दुनिया की सपोर्ट मौजूद नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखिए कि जंगें सिर्फ असलहे से नहीं बल्कि एक रिजॉल्व से और एक जज्बे से लड़ी जाती हैं, जिसकी कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में।